नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम का विषय जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जीव प्रक्रम का दूसरा भाग, क्योंकि पहला भाग में स्वपोषण, परपोषण के टोटल भाग और प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएं, चाहे उसमें प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन क्यों आवश्यक हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक हो, जल क्यों आवश्यक हो, ये सारा टॉपिक आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं जंतु में पोषण से। जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने, उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा अपचित भोजन को बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया को जंतुओं में पोषण कहते हैं। दोस्तों जंतुओं में पोषण के मुख्य चरण है। पहला है भोजन ग्रहण। भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। दूसरा है पाचन। भोजन को पाचन तंत्र द्वारा यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। अवशोषण। पचे हुए सरल पोषक तत्व छोटी आंत की दीवारों द्वारा रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। स्वांगीकरण। अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि ऊतकों की मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। लास्ट में आता है मल त्याग। अपचित भोजन को बड़ी आंत में एकत्रित कर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों जंतु में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, दूसरा होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी में वो होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरन, घोड़ा। उसके बाद आता है मांसाहारी। मांसाहारी में जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। दोस्तों मानव शाकाहारी में आता है क्योंकि उसे विशेष करके मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया है, वह अपनी मर्जी से खाते हैं। दोस्तों मानव को शाकाहारी में गिनती किया गया है। दोस्तों उसके बाद इसकी मुख्य विशेषता है, इसको समझिए। दोस्तों जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये परपोषी होते हैं। जन से उन्हें ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखेंगे। पोषण से ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के कुल 5 टॉपिक बताए थे, जिसमें पहला है भोजन ग्रहण करना। भोजन को मुख के माध्यम से शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को भोजन ग्रहण करना कहते हैं। दोस्तों कोई भी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अपना मुख का उपयोग करते हैं। जैसे ये गाय 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 घास को अपने मुख द्वारा अंदर लेती है। मुंह से भोजन ग्रास नली, ग्रास नली मतलब ये खाने के द्वारा जो नली है, इसको हम ग्रास नली बोलते हैं। मानव में भी इसको ग्रास नली ही बोला जाता है। मुंह से भोजन ग्रास नली के माध्यम से शरीर के अंदर की ओर यानी पेट में चले जाते हैं। भोजन आगे जाकर पेट यानी आमाशय में पहुंच जाता है। दोस्तों इस प्रकार भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को भोजन का ग्रहण कहते हैं। पाचन कैसे होता है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। भोजन को बड़े और जटिल कणों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन के मुख्य चरण होते हैं। पहले मुख, आप कोई भी चीज मुख में खाएंगे, उसके बाद वो ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद आमाशय में जाएगा, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत से मलाशय के द्वारा वह शरीर से बाहर निकल जाएगा। अवशोषण, पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषित होना। जैसे आप कोई भी चीज खाते हैं उसका अवशोषण होता है, अवशोषण से जो पोषक तत्व होता है वह आपके ब्लड में मिलता है। तो भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, तब पचे हुए सरल पोषक तत्व छोटी आंत के भीतर सतह पर स्थित सूक्ष्म उंगलियों जैसी संरचना यानी रेशेदार उभार रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। दोस्तों पहले होता है पचा हुआ भोजन, यानी छोटी आंत में जाता है, उसका उसका अवशोषण होता है। उसके बाद इसमें उत्पन्न पोषक तत्वों को रक्त अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार छोटी आंत की भीतरी सतह पर स्थित विलस द्वारा पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण होता है। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। उसके बाद चौथा है स्वांगीकरण। अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत में उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब पचे हुए भोजन के पोषक तत्व छोटी आंत की भीतरी सतह से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, तब वे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं और
शरीर की वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करने तथा ऊतकों की मरम्मत में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। दोस्तों, अवशोषण के बाद ये होता है यानी स्वांगीकरण होता है। छोटी आंत की भीतरी सतह विल्स, पचे हुए पोषक तत्व विल से होकर रक्त में अवशोषित होते हैं। उसके बाद रक्त के माध्यम से परिवहन। दोस्तों, सभी पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, पोषक तत्वों से शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि यानी पोषक तत्व नए ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे शरीर की वृद्धि होती है। उसके बाद ऊर्जा, ग्लूकोज और वसा जैसे पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर के कार्य चलते हैं। मरम्मत, अगर आपको कहीं घाव हो गया तो उसकी मरम्मत इसी पोषक तत्वों से किया जाता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं को मरम्मत तथा टूट-फूट की पूर्ति होती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अन्य कार्य, विटामिन और खनिज लवण की शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं और विभिन्न एवं रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। दोस्तों, इसका संक्षेप में एक परिभाषा है जो एग्जाम के लेवल से बहुत अच्छा है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अवशोषित पोषक तत्व रक्त द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करने, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन में उपयोग किए जाते हैं। यही पूरी प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। दोस्तों, स्वांगीकरण का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। स्वांगीकरण के बिना शरीर की वृद्धि और ऊर्जा मरम्मत संभव ही नहीं है। मल त्याग, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। पाचन के बाद जो भोजन शरीर में पच नहीं पाता है और उसके कोई उपयोग पोषक तत्व नहीं होते हैं, उसे अपचित भोजन कहते हैं। इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। मल त्याग की प्रक्रिया। दोस्तों, अपचित भोजन बड़ी संख्या में आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अपचित भोजन गाढ़ा होकर मल बन जाता है। मलाशय में यह एकत्रित हो जाता है। जब मल की मात्रा अधिक हो जाती है तो गुर्दा का द्वार खुलता है और मल शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। इसका कुछ मुख्य बिंदु है, इसे भी समझते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया पाचन तंत्र के अंतिम चरण में होती है, यानी इसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अपचित भोजन मल के रूप में बाहर निकलता है। यह शरीर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त रखने में सहायक है। मलाशय में मल के जमा होने पर गुर्दा द्वार खुलता है। मल गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, यानी मुख के बाद आता है ग्रास नली। मुंह को अमाशय से जोड़ने वाला लगभग 25 सेमी लंबी पेशीय नली को ग्रास नली कहते हैं। यह भोजन को लहरदार पेशीय गति द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाती है। मुख्य बिंदु, यह मुख और अमाशय को जोड़ती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को पीठ तक पहुंचाना होता है। ये नली है, यह नली के माध्यम से भोजन को पीठ तक पहुंचाता है। भोजन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्रमांकोचन नामक लहरदार गति होती है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेमी होती है और चौड़ाई 2 सेमी होती है। इसका संरचना पेशीय नली जैसा होती है। भोजन को पेट तक पहुंचाने का ये एक रास्ता होता है। उसके बाद है आमाशय। आमाशय किसे कहते हैं? ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित जे आकार यानी जे आकार की पेशीय थैलीनुमा अंग को आमाशय कहते हैं। इसमें भोजन कुछ समय तक संग्रहित रहता है तथा गैस्ट्रिक रस की सहायता से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। दोस्तों, भोजन को कुछ समय तक यह संग्रहित करना यानी इसी में स्टोर होता है। गैस्ट्रिक यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन स्रावित होता है। भोजन को मथ कर अड़तल बनाता है, यानी यही भोजन थोड़ा लिक्विड बन जाता है। विशेष रूप से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, एक परिभाषा मैंने बनाया हूँ परीक्षा हेतु, से याद रख लीजिए। ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित जे आकार की पेशीय थैली जहाँ भोजन का संग्रह और प्रारंभिक पाचन होता है, उसे आमाशय कहते हैं। गैस्ट्रिक रस, आमाशय की ग्रंथि गैस्ट्रिक रस स्रावित करती है, जिसमें मुख्यतः ये शामिल होता है। सबसे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों याद रखिएगा, आमाशय की लंबाई लगभग 20 से 25 सेमी होती है। इसकी क्षमता मतलब स्टोर करने की क्षमता 1 से 1.5 लीटर की होती है। आमाशय की पेशियां भोजन को मथने में सहायक होती है। भोजन यहीं से थोड़ा लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है।
छोटी आंत किसे कहते हैं? आमाशय और बड़ी आंत के बीच स्थित लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, पतली और कुंडित नली को छोटी आंत कहते हैं। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, जहाँ भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मुख्य कार्य दोस्तों, भोजन का अधिकांश भाग का पाचन यानी 80% भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। आमाशयी रस पित्त रस और आंत रस की सहायता से भोजन को पूर्णतः पचाता है। पचे हुए पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण करना यानी रक्त में अवशोषण होता है। इसकी भीतरी सतह पर उपस्थित विलस पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। इसका व्यास लगभग 2.5 सेमी से 3 सेमी के बीच होती है। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। यहीं पर भोजन का अधिकांश भाग पचता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। दोस्तों परीक्षा हेतु मैंने एक परिभाषा बनाया है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आमाशय और छोटी आंत के बीच स्थित लगभग 6 से 7 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली, जहाँ भोजन का अधिकांश भाग पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, उसे हम छोटी आंत कहते हैं। दोस्तों छोटी आंत की भीतरी सतह पर अनेक उंगली जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जिन्हें विलस कहते हैं। ये पोषक तत्वों के अवशोषण को बहुत बढ़ा देता है। दोस्तों इस बात को आप याद रखेंगे। यह भोजन का रासायनिक पाचन पूर्ण होता है। पोषक तत्व रक्त या लसिका द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। बड़ी आंत किसे कहते हैं? बड़ी आंत यानी दोस्तों छोटी आंत और मलाशय के बीच स्थित लगभग 1.5 मीटर लंबी और अपेक्षाकृत चौड़ी नली को बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है तथा मल का निर्माण संग्रह किया जाता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य है अपचित भोजन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, यानी बड़ी आंत का मुख्य ये कार्य है। मल का निर्माण और उसे मलाशय में संग्रहित करना। कुछ लाभकारी जीवाणु विटामिन के तथा विटामिन बी बनाने में सहायता करते हैं। अंत में मल को मलाशय और गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों मैं परीक्षा के लिए एक परिभाषा बनाया हुआ हूँ, आप इसे याद रखेंगे। छोटी आंत और मलाशय के बीच स्थित लगभग 1.5 मीटर लंबी और चौड़ी नली, जहाँ जल और लवण का अवशोषण तथा मल का निर्माण होता है, उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं। दूसरा है जेजुनम, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है। तीसरा होता है इलियम, छोटी आंत का अंतिम भाग, शेष पोषक तत्व विटामिन B12, खनिज, पीत लवण का अवशोषण। उसके बाद है अग्न्याशय किसे कहते हैं? दोस्तों अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के पीछे और छोटी आंत के डुओडेनम के लूप में स्थित इसके 2 मुख्य कार्य है। अग्न्याशी रस, यह एक पाचक रस है जो छोटी आंत में भोजन यानी विशेषकर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद है हार्मोन, यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। दोस्तों परीक्षा की एक परिभाषा है, आप इसे याद रखें। आमाशय के ठीक पीछे स्थित मिश्रित ग्रंथि जो अग्न्याशी रस तथा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है, उसे अग्न्याशय कहते हैं। लीवर किसे कहते हैं? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पेट के दाहिनी ऊपर भाग में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह पीत रस का निर्माण करती है जो वसा के पाचन में सहायक होती है। दोस्तों परीक्षा के लिए एक परिभाषा है जो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पेट के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होती है तथा पीत रस का निर्माण करके वसा के पाचन में सहायक होती है, उसे हम यकृत कहते हैं। दोस्तों लीवर का मुख्य कार्य होता है पीत रस का निर्माण करना, वसा के पाचन में सहायता करना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकाइजोन के रूप में संग्रहित करना तथा शरीर से हानिकारक एवं विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करना, विटामिन और खनिज का भंडारण करना। पित्ताशय क्या है? दोस्तों यकृत के नीचे स्थित नाशपाती के आकार की एक छोटी थैली जो पित्ताशय यानी ये है पित्ताशय। पित्ताशय कहते हैं यह यकृत द्वारा बनाए गए पित्त रस का संग्रह और संघनीकरण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे छोटी आंत की ग्रहणी में छोड़ता है। तो याद रखिएगा, पित्त रस का संग्रह करना पित्ताशय का ही काम है। पित्त रस को संघनन बनाना यानी गाढ़ा बनाना,
वसा के पाचन में सहायता के लिए पित्त को ग्रहणी में छोड़ता है। उस डायाफ्राम छाती और पेट के बीच स्थित एक गुंबदा आकार पेशीय झिल्ली होती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच स्थित गुंबदा आकार पेशीय झिल्ली जो श्वसन में मुख्य भूमिका निभाते हैं उसे डायाफ्राम कहते हैं। दोस्तों, डायाफ्राम इसे बोलते हैं, डायाफ्राम यानी सांस लेना, डायाफ्राम इसे कहते हैं। डायाफ्राम सिकुड़ता और समतल होता है, फेफड़े फैलते हैं और वायु अंदर जाती है। सांस छोड़ना, वायु बाहर निकलता है। डायाफ्राम आराम की स्थिति में गुंबद बनता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं और ऑक्सीजन यानी वायु बाहर निकलते हैं। दोस्तों, यहीं पे आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इसमें कुछ टॉपिक बच गया है, इसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ।